नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं पी के वर्मा। मैं लेकर आया हूँ आपके पास फिर से सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास। और जो आज चैप्टर रहेगा हमारा, यानी कि आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 यानी कि चैप्टर 4, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। प्रगुण मतलब नियम। तो आज हम जो संख्याएं होती है, वो भी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं पर घटाया कैसे जाएगा, जोड़ कैसे किया जाता है, गुणा कैसे की जाती है, भाग कैसे किया जाता है, तो उनके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आसानी से दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा भाग आसानी से हम कर लेते हैं। तो उनके बारे में हम सीखेंगे। अगर हम इस बार चैप्टर में बात करें, देखो मेन बात तो यही है, किसी भी संख्या में जो भी हम ऑपरेशन लगाते हैं या जो भी संक्रियाओं पर नियम लगाते हैं, तो वो चार सिंबल होते हैं, चार संकेत होते हैं। एक तो क्या होता है? जोड़, जिसका सिंबल क्या रहेगा? प्लस। एक होता है घटाना, और घटाने का संकेत क्या होता है? माइनस, यानी कि। और गुणा, एक होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, और एक होता है भाग यानी कि डिवाइड का साइन है। तो इन संख्याओं को द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी संख्या या दो से अधिक संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ संक्रियाओं पर यानी कि उनके ऑपरेशंस पर नियम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से नियम्स होते हैं जिनको हम आसानी से दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। उन संख्याओं को समझने से पहले पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, किन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो एक से शुरू होती है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 डॉट, कहां तक? अनंत तक। यानी कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, तो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें गिनती यानी कि काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं आप। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होगी, किन्हें कहेंगे? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे यदि एक से शुरू होने वाली प्राकृतिक, जो भी एक से शुरू होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर दे, जीरो को भी शामिल कर दे, तो फिर संख्या क्या बनेगी? जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 डॉट, कहां तक? अनंत तक। तो उन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। और इन पूर्ण संख्याओं पर ही आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, इन्हीं संख्याओं पर जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यही हम सीखेंगे। देखो जी, जैसे आज हम पढ़ेंगे पहले पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, यानी जो पूर्ण संख्याएं होती है तो उनपे योग के जो प्रगुण है, नियम है, प्रगुण को हम क्या भी कह सकते हैं? नियम। जो रूल है वे कैसे कैसे लगाए जाएंगे, कैसे कैसे होते हैं, इससे पहला पढ़ेंगे योग का संवर्ग प्रगुण, यानी कि योग का संवर्ग प्रगुण। अब संवर्ग क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिएगा। संवर्ग किसे कहेंगे? तो संवर्ग, संवर्ग वह होता है जिसमें सम इसमें शब्द आ रहा सम मतलब समान संख्या। जैसे समान संख्या कैसे? जैसे हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं, अगर हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़े, तो पूर्ण संख्या जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलेगी, अगर हम वो देखिए। जैसे पूर्ण संख्या हमने भी बताई थी, कौन सी पूर्ण संख्याएं होती है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसी डॉट 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 डॉट, कहां तक? अनंत तक। तो अगर हम कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले ली, जैसे मैंने एक दो ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया? पांच। अगर मैं इनको जोड़ू तो जोड़ने पे पांच और दो सात, तो जो हमें सात मिला, तो सात एक क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है। ऐसे अगर मैं क्या करूं, जैसे जीरो, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या। अगर मैं जीरो में 10 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 10 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो अगर हम देख रहे हैं कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जो योगफल मिलता है वो भी एक क्या होता है? पूर्ण संख्या ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसे नियम का पालन करती है? योग का संवर्ग प्रगुण होती है। योग का क्या होती है? संवर्ग प्रगुण होती है। दूसरा पढ़ेंगे हम योग का तत्समक अवयव। तत्समक किसे कहेंगे? तत्समक ऐसा, यानी कि हमें कोई एक ऐसा संख्या या कोई एक ऐसा अंक मिल जाए जो उस संख्या में जोड़े और वही संख्या प्राप्त हो। नहीं समझ में आया? देखो समझाते हैं। जैसे हमारे पास, अगर मेरे पास पांच है, मेरे पास क्या है? पांच। अगर मैं पांच में कोई ऐसा नंबर जोड़ूं, कोई ऐसी संख्या जोड़ूं कि पांच ही मिले, तो वो इन पूर्ण संख्याओं में से
अब पूर्ण संख्याओं में से अगर जोड़ो तो अगर मैं इस पूर्ण संख्याओं में से क्या जोड़ू, इसमें 5 में 0 जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ऐसे ही में अगर 6 में क्या जोड़ दूं, 0 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर मैं 0 में 0 प्लस करूंगा तो फिर भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो जीरो को, यानी कि जीरो भी पूर्ण संख्या है, तो जीरो को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ दे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम योग का तत्समक अवयव क्या कह सकते हैं, जीरो। जीरो को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य। ठीक है, कोई भी तुमसे पूछे तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है, जब हम दो संख्याओं के, दो संख्या जैसे हम जोड़ रहे हैं, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ 2+3, दो पूर्ण संख्या ले ली मैंने, 2 और 3, उन दोनों को जोड़ना हो तो 2+3 कितना आएगा, 5। अगर मैं इनके क्रम एक्सचेंज कर दूं, क्रम बदल दूं, पहले लिख लूं 3, फिर किसको लिखूं, 2 को, तो अब भी 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। तो देखो पहले इनका क्रम था 2+3, तब भी कितना आ रहा था, 5। अगर मैं इनके क्रम एक्सचेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ, तब भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा। तो इनके योग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, योग फिर भी वही रहता है। तो उसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो यानी कि योग जो होता है, जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो वो क्रम विनिमय का नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो यही हमने बताया कि दो पूर्ण संख्याओं के क्रम बदलने से, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं के क्या बदल दे, क्रम बदल दे, तो क्रम बदलने से उनका योगफल अपरिवर्तित ही रहता है, यानी कि योगफल में कोई चेंज नहीं होता। तो क्रम विनिमय हम कह सकते हैं कि अगर दो संख्या पूर्ण संख्याएं है a+b, तो वे इनको हम क्रम चेंज करके लिख सकते हैं, b+a भी लिखेंगे तब भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। यही होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब योग का सहचार्य प्रगुण। तो सहचार्य प्रगुण क्या होता है, अगर हम तीन परिमेय संख्या ले, तीन पूर्ण संख्या ले, जैसे तीन पूर्ण संख्या हमने ले ली 3+7+2, ऐसे हमने तीन पूर्ण संख्याएं ले ली। ठीक है, अब इन तीन पूर्ण संख्याओं में कोई भी दो संख्याएं पहले जोड़ लो। जैसे मैं पहले जोड़ लेता हूँ 3 और 7 को जोड़ लेता हूँ पहले। जब मैं 3 7 को जोड़ूंगा तो 3 और 7 कितने आ गए, 10। अब बाद में वो तीसरी संख्या को जोड़ो तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, फिर से हम इन तीन संख्याओं को लेते हैं, इनसे फिर से हम तीन संख्याओं को लेते हैं। अब इन दो संख्याओं में पहले तो हमने 3 7 को जोड़ा था जोड़े बना के, अब क्या जोड़ा इसका बना लो, चाहे 7 और 2 का, तो 3 ऐसे ही रहेगा प्लस। अब 7 और 2 को जोड़ के देखो तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम तीन संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उन तीन संख्याओं में से, तीन पूर्ण संख्याओं में से कोई से भी दो संख्याओं के जोड़े बनाकर और उस तीसरी संख्या को बाद में जोड़ते हैं, ऐसी हमने इसमें करा, कोई से भी दो संख्याओं का जोड़ा बनाकर, युग्म बनाकर, यानी कि पेयर बनाकर जोड़ते हैं, फिर बाद में तीसरी संख्या जोड़ते हैं, तो योगफल अपरिवर्तित ही रहता है, योगफल में फिर भी कोई चेंज नहीं होता। तो इसे कहते हैं योग का साचार्य प्रगुण। जैसे ये रहा, यदि तीन पूर्ण संख्याओं के योग में किन्हीं दो संख्याओं का योग, तो तीन संख्याओं के योग में अगर दो संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद उसमें तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब प्रभाव पड़ा ही नहीं, फिर भी 12 आया, बाद में भी 12 ही आया। तो योग का जो नियम है वो सहचार्य नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। इसको हम बता सकते हैं कि अगर a+b+c है, तो अगर हम पहले a+b को जोड़े, बाद में c जोड़े, या फिर ऐसे कर ले कि a+b+c में से पहले हम b प्लस c को जोड़े, बाद में को जोड़े, तो उन दोनों का योगफल हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो इसे बोलते हैं सहचार्य प्रगुण। ठीक है, तो इसका मतलब योग जो है, योग का नियम जो होता है वो सहचार्य नियम का भी पालन करता है, अक्रम विनियम का पालन भी करता है। ठीक है, अब देखो, अब है जोड़ने के प्रगुण। तो जोड़ने के प्रगुण हमने कितने पढ़े थे, 4 प्रगुण पढ़े थे। चारों प्रगुण फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं जो हमने सीखा यहाँ पे। जैसे हमने बताया योग का संवर्ग प्रगुण, तो क्या योग जो है संवर्ग नियम का पालन करता है, हमारा आंसर होगा हाँ, क्योंकि संवर्ग नियम हमने बताया था, अगर हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़े तो प्राप्त योगफल भी पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये संवर्ग प्रगुण यानी कि संवर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो संवर्ग प्रगुण का
पालन करता है। ठीक है। फिर हमने देखा योग का तत्समक अवयव। अब योग का तत्समक अवयव बताया था। तत्समक अवयव वो यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा पूर्ण संख्या, देखो कि हम किसी भी पूर्ण संख्या में वो नंबर जोड़ दे तो वही पूर्ण संख्या रहनी चाहिए जिसमें हमने जोड़ा था। जैसे मैं 2 में 1 जोड़ूं तो क्या बन जाएगा 3, तो रिजल्ट बदल गया, योगफल बदल गया, नंबर बदल गया, तो यानी कि 2 से 3 बन गया, तो ये योग का तत्समक अवयव नहीं हो सकता। अगर मैं उसी 2 में 0 जोड़ दूं तो फिर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, योग का तत्समक अवयव। तो अगर ऑप्शंस में कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन से पूछा जाए योग का तत्समक अवयव, तो वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। योग क्रमविनीय नियम का पालन करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। क्रमविनीय में क्या होता है, अगर दो संख्याएं है a प्लस बी, ठीक है, तो अगर इनके हम क्रम बदल दे, b प्लस a कर दे, तो तब भी योगफल दोनों का क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये होता है क्रमविनीय नियम। अब बात करें सहचार्य प्रगुण क्या होता है, तो सहचार्य प्रगुण होता है अगर तीन पूर्ण संख्याएं है, अभी तीन पूर्ण संख्याओं में से अगर हम कोई सी भी दो संख्याओं के जोड़े, यानी कि पहले जोड़ ले और तीसरी को बाद में जोड़े, या ऐसे हो a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो अगर हम इन तीन पूर्ण संख्याओं में से पहले दो संख्याएं जोड़ लो कोई सी भी, बाद में तीसरी संख्या जोड़ ले गए, तो उनका योगफल हमेशा ही क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसे कहते हैं सहचार्य प्रगुण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि योग के जो नियम होते हैं पूर्ण संख्याओं में, तो वो आपको कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे नियम हम लगा सकते हैं। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को बहुत सरल बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं इन नियमों की सहायता से। बाद में जब हम एक्सरसाइज कराएंगे वो हम सिखाएंगे भी किस तरह से। अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, कि पूर्ण संख्या पर घटाने के प्रगुण क्या होते हैं। जैसे घटाने का संवर्ग प्रगुण। अब घटाने का संवर्ग प्रगुण क्या होगा, कोई भी पूर्ण संख्याएं लीजिएगा दो, उन्हें आपस में घटा के देखो, और घटाने पे पूर्ण संख्या ही मिल रही है, तो इसका मतलब संवर्ग नियम का पालन करती है। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं इसके लिए दो संख्याएं लूं, जैसे मैंने 7 व 5 संख्या ली, इसमें देखते हैं अगर मैं 7 में से 5 घटा दूं तो आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 क्या होगा, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर मैं 5 में से 7 घटाऊं तो 7 में से 5 घटाएंगे यानी बड़ा नंबर माइनस का, तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो माइनस में नंबर आ गया। क्या माइनस के नंबर पूर्ण संख्याएं होते हैं, नहीं। क्योंकि पूर्ण संख्या कौन होते हैं, जो 0 1 2 3 अनंत तक चलेंगे, तो उन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। लेकिन तो माइनस के नंबर आ गए तो पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घटाने का संवर्ग प्रगुण नियम का पालन नहीं करता। तो भैया संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करता, पालन नहीं करता। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो घटाने का संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करता। अब हम बात करें घटाने में शून्य का तत्समक। घटाने में शून्य का तत्समक कैसे होगा, देखो भी। अगर हम 5 में से 0 घटाए, 5 में से 0 घटाए तो आंसर कितना आएगा, 5। अगर मैं 0 में से 5 घटाऊं, 0 में से 5 घटाऊं तो आंसर कितना जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। तो इसका मतलब जब 5 में से 0 घटाया तो 5 ही मिला हमें, लेकिन 0 में से 5 घटाया तो फिर माइनस का 5 मिला, और जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। और 5 क्या था, पूर्ण संख्या थी। तो इसका मतलब कह सकते हैं घटाने में शून्य का तत्समक नहीं है। क्यों नहीं है, शून्य तत्समक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्समक हमने बताया था वो अंक होता है अगर हम उस संख्या में, जैसे यहाँ घटाने की बात हो रही, अगर उस संख्या में घटाए या उसमें से किसी संख्या को घटाए तो वही संख्या रहनी चाहिए जिस संख्या को हम घटा रहे हैं। जैसे हम 5 को घटा रहे हैं, 5 में से क्या घटा रहे, 0, तो 5 आया। अगर हम 0 में से 5 घटाए तो फिर भी क्या आना चाहिए था, 5 ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पाया माइनस का, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगी।
अब घटाने के प्रगुण जो भी हमने पढ़े वो हम यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे घटाने का संवर्ग प्रगुण क्या है, नहीं होता, नहीं होता, अभी हमने देखा नहीं होता, क्योंकि एक बार माइनस का आ गया था, एक बार प्लस का आ गया था, जबकि आना चाहिए था पूर्ण संख्या। ये घटाने में शून्य का तत्समक नहीं होता, क्योंकि शून्य का तत्समक नो नहीं हो रहा, क्योंकि जब जीरो में से उस संख्या को घटा देते तो माइनस में हो जाती है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती, तो नहीं होता। ठीक है, क्रम विनिमय का पालन क्रम विनिमय का पालन करता है नहीं करता, वो चीज भी देख लेते हो। क्रम विनिमय का पालन, जैसे अगर हम 7 में से 5 घटाए तो आंसर हमारा कितना आता है, आंसर आता है 2। अगर इनके क्रम चेंज कर दें, क्रम चेंज कर देंगे, 5 में से 7 घटाएंगे तो फिर आंसर कितना आएगा, -2। तो क्या ये घटाने पे, क्रम इनके चेंज कर देने पे, घटाने पे क्या सेम अंतर आया इन दोनों का, नहीं, क्योंकि एक तो 2 आया, एक माइनस का 2 आया। इसका मतलब क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। अर्थात अगर a में से b घटाएंगे, यानी कि क्रम चेंज कर दें, b में से a घटाएंगे तो क्या बराबर होंगे, तो आंसर होगा इज नॉट इक्वल, अर्थात बराबर नहीं होंगे। ऐसी सहचार्य प्रगुण के बारे में बात करें, सहचार्य प्रगुण के बारे में बात करें तो सहचार्य प्रगुण आपने हम बताया था कि अगर 3 संख्याएं ली, जैसे 7 -2 -3 और 7 -2 -3, तो 3 संख्याएं, 3 संख्याओं घटाना है। तो सहचार्य नियम ये कहता है कि अगर 3 संख्याओं में से किसी भी 2 संख्याओं को पहले घटा लो और बाद में तीसरी संख्या घटा लो, जो इनका अंतर आएगा उस अंतर में से तीसरी संख्या घटा लो, तो अगर बराबर आ जाए तो वो कहलाता है सहचार्य प्रगुण। अब देखते हैं, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5 -3। ठीक है, फिर से घटाएंगे, कितना आएगा, 5 में 3 गया 2। तो इनके घटाने पर अगर हम इस क्रम से घटाए तो कितना आता है, 2 आता है। अब हम क्या करें, पहले हमने 7 और 2 में से 7 और 2 को घटाया था पहले, अब घटा लेते हैं 2 और 3 को पहले। जब घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 7 माइनस 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, -1। कितना बचेगा, -1। तो क्या होगा, 7 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 7 अरे कितना आ गया, 8। जबकि यहाँ पे जब हम इस वाले क्रम से घटा रहे थे, पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल कर तीसरा अंतर घटा रहे थे, तो रिजल्ट कितना आया था, 2 आया था। अब क्या हमने ऐसा करा, अब हमने बाद वाली संख्याओं का अंतर निकाला, फिर तीसरी संख्याओं को घटाया उसमें से, तो कितना आया, 8। क्या इक्वल आया, नहीं आया। तो इसका मतलब घटाने का जो नियम होता है वो सहचार्य प्रगुण का नियम का पालन नहीं करता। यानी कि अगर a में से b घटा रहे या c घटा रहे हैं, तो अगर हम पहले a और b घटाए और फिर ऐसे हम a माइनस बी माइनस सी में से पहले हम b और c घटा ले, तो क्या वे इक्वल होंगे, तो आंसर आएगा इज नॉट इक्वल, यानी कि वे इक्वल नहीं हो सकते। अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। अभी तक हमने कौन कौन से प्रगुण सीखे, अभी हमने घटाने के प्रगुण सीखे और गुणा करने, सॉरी, योग के प्रगुण सीखे। अब हम सीखेंगे गुणा करने के प्रगुण, क्योंकि हमने भी बताया था आपको, किसी भी संख्याओं को जो ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं करनी है, जो भी इक्वेशन सोल्व करनी है, तो उसमें 4 सिंबल का यूज होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। तो हमने प्लस माइनस का तो नियम सीख लिए, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई के और डिवाइड वाले। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, तो गुणन का संवर्ग प्रगुण, तो संवर्ग बताया था, अगर हम उसी पूर्ण संख्या की गुणा किसी भी दूसरी पूर्ण संख्या से करें तो गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, अगर वो पूर्ण संख्या ही आया तो वो संवर्ग प्रगुण का पालन करता है। जैसे अगर हम देखें, अगर हम 2 की गुणा 5 में करें तो कितना आएगा, 10, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसे अगर हम 5 की गुणा 4 में करें तो क्या आएगा, 20, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर हम 0 की गुणा 2 में करें तो क्या आएगा, 0, तो इसका मतलब 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका गुणनफल भी क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा का संवर्ग प्रगुण होता है, दूसरा, शून्य का गुणन प्रगुण। तो शून्य का गुणन प्रगुण के बारे में देखें, अगर हम किसी संख्या को ले गए, जैसे पूर्ण संख्या हमने 2 ले ली, पूर्ण संख्या हमने 3 ले ली, पूर्ण संख्या अगर हमने 0 ले ली, तो अगर मैं 2 में 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0। अगर मैं 3 की गुणा 0 से करूंगा तो क्या आएगा, 0। अगर मैं 0 की गुणा 0 से करूंगा तो क्या आएगा, 0। जबकि शून्य का प्रगुण, तो हम कह सकते हैं शून्य का गुणन
पर गुणन में, तो किसी भी संख्या की पूर्ण संख्या की 0 से गुना करने पर तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। गुणन का क्रम विनिमय परगुण। अब गुणा क्रम विनिमय परगुण के बारे में बात करें तो हम दो पूर्ण संख्याएं लेंगे। जब हमने दो पूर्ण संख्या ले ली 4 गुना 5, इन दोनों की गुना करेंगे। एक बार हम इस क्रम में करेंगे और एक बार इनका क्रम एक्सचेंज करके देखेंगे। देखो तो पहले इनकी इस तरह से गुना करके देखते हैं, तो 4 पंजे कितना आ गया, 20। अगर हम इनके क्रम एक्सचेंज करते हैं, पहले 5 करे फिर 4 लिखे, अब इन दोनों की गुना करें तो 5 चौक 20, अब भी कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका मतलब गुणन का क्रम विनिमय परगुण का क्या करता है, पालन करता है। यानी कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं के क्रम बदल के भी गुना करें तब भी परिणाम यानी गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू होगा b इंटू ए। तो यही क्रम विनिमय का पालन करता है। तीसरी बात करें गुणन का सहचार्य परगुण। अब गुणन का सहचार्य परगुण क्या होगा, यहाँ 3 संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे हम 3 संख्या ले लेते हैं, 3 गुना 6 गुना 2, ऐसी 3 गुना 6 गुना 2। तो इनकी किसी भी दो संख्याओं के पहले गुना कर लो, तो पहले हम इनके गुणनफल निकाल लो, फिर उसका गुणनफल तीसरी संख्या से गुना करेंगे, तो 3 छिंग 18। अब इसकी गुना 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे बाद वाली संख्याओं को पहले गुणनफल निकाल लेते हैं, फिर बाद में तीसरी वाली से गुना करेंगे। तो करके देखते हैं, 3 गुना फिर 6 दूनी 12, फिर गुना करेंगे 12 तिया 36। इसका मतलब अगर हम पहले दो संख्याओं की गुना निकाल के बाद में दूसरी तीसरी संख्या से गुना करें तो आंसर वही आता है जो हम बाद में पहली दो संख्याओं से गुना कर ले गए, फिर पहली वाली संख्या से गुना कर दे बाद में, तो आंसर वही आएगा 36। तो इसका मतलब गुणन का सहचार्य परगुण का नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं a इंटू बी इंटू सी है, तो हम अगर पहले a इंटू बी की मल्टीप्लाई करके बाद में c की करें, या ऐसे कर ले, पहले b और c की मल्टीप्लाई कर ले फिर a की कर ले, तो आपस में क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। तो इसका मतलब गुणन का जो नियम होता है वो सहचार्य नियम का पालन करता है। अब गुणन का तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव देखा जाए तो कोई भी पूर्ण संख्या ले ली, जैसे मैंने 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, तो यहाँ पे किसी एक ऐसे नंबर से गुना करो कि 6 ही आए। जैसे मैं गुना करूं अगर मैं 1 से, तो 6 एकम 6 ही आएगा। अगर मैं 7 में गुना करूं फिर 1 से, तो 7 एकम 7 ही आएगा। अगर मैं 8 में गुना करूं 1 से, तो 8 एकम 8 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन पूर्ण संख्याओं में एक से गुना करूं तो नंबर वही आता है। तो इसका मतलब गुणन का जो तत्समक अवयव होता है तो कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चंस आता है, पिछले साल पेपर में क्वेश्चंस भी आया था कि गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है। तो गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, 1। अब गुणन का योग पर वितरण नियम। योग पर वितरण नियम का मतलब क्या है कि अगर हम इस तरह से 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, तो यानी कि अगर हम किसी संख्या की, किसी पूर्ण संख्याओं की दो संख्याओं में योग हो रहा है, उनका वितरण यानी कि बटेबाई है, उन पर गुना करें, तो या तो पहले इनको जोड़ के तब गुना करनी चाहिए, या अगर हम अलग अलग भी गुना कर देंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। कैसे, देखो बताते हैं। अगर या तो गुना कर सकता है इस तरह से, 3 इंटू, पहले इनको जोड़ लो, जब जोड़ेंगे 2 और 5, इन दोनों को जोड़ लो, तो 2 और 5 कितने जाएंगे, 7, और 7 या 21, तो आंसर कितना आया, 21। अब या तो इस तरह से गुना कर सकते थे, या फिर गुना कैसे कर सकते थे, 3 इंटू 2 प्लस 5 था, तो ये जो वितरण है, वितरण मतलब ये अलग अलग बटे हुआ है, 2 अलग हो रहा, 5 अलग हो रहा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस 3 की गुना 2 के साथ भी करो, और फिर इस 3 की गुना 5 के साथ भी करो। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, तो 3 की गुना किसके साथ करनी पड़ेगी, 2 के साथ, फिर यहाँ प्लस का साइन लग रहा, प्लस। ऐसे अब इस 3 की गुना किसके साथ करनी पड़ेगी, 5 के साथ। तो अलग अलग करके देख रहे हैं हम गुना, तो 3 दूनी 6, फिर प्लस 3 पंजे 15, और 15 और 6 कितने होते हैं, 21। तो यानी कि अगर हम इनको जोड़ के गुना करें, या जो योगफल में है, योग में है, उनकी अलग अलग गुना करके जोड़े, तो वे आंसर क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इसे कहते हैं गुणन का योग पर वितरण नियम का पालन करता है, पालन
करता है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कोई संख्या a है और वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस वाई में, तो या तो x प्लस वाई को जोड़ के कर लो तो उसमें ज्यादा टफ भी हो जाता है क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग गुना भी कर सकते हैं, अर्थात a इंटू एक्स प्लस में a इंटू वाई भी कर सकते हैं। गुणन के घटाने पर वितरण का नियम, तो घटाने का वितरण का नियम भी इसी तरह से समझना हमें, जैसे अगर हम 3 इंटू और 5 माइनस 1 ले ले, तब देखो या तो आप क्या करते, या तो आप पहले ऐसे करते 3 इंटू 5 में से एक गया, कितना बचेगा 4। ठीक है, अब 3 की गुना 4 में करेंगे 3 चौक 12। अब यह क्या कर सकते हैं, क्योंकि वितरण हो रहा है, बट रहा है, 5 अलग हो रहा, एक अलग हो रहा, तो 3 की गुना 5 में भी कर सकते हैं और इस 3 की गुना फिर 1 में भी कर सकते हैं, तब बाद में घटा लो। कैसे, देखो इस तरह से 3 की गुना किस में करो 5 में, तो 3 गुना 5, इस साइन का एक माइनस का, अब इस 3 गुना किस में करो 1 में, तो 3 गुना 1, अब 3 पंजे 15 और माइनस 3 एकम 3, तो देखो 15 में से 3 गया कितना बचा 12, तो इनको डायरेक्ट सोल्व करने पे भी कितना आ रहा था 12 आ रहा था, और अगर हम वितरण यानी कि अलग अलग करके भी गुना करें तब भी कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो परिणाम पे कोई भी मतलब चेंज नहीं हो रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब गुणन का जो नियम होता है घटाने पर वितरण नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे भी पालन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण, तो पूर्ण संख्या में भाग के प्रगुण भी इस तरह से हम समझेंगे, जैसे भाग में संवर्ग प्रगुण, तो भाग में संपर्क प्रगुण के बारे में अगर हम देखें तो वही हम बात करते हैं कि हम दो संख्याओं को भाग करें, जैसे मैं 8 को भाग करूं किससे 2 से, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है जैसे 8 बटे में 2, तो हम डिवाइड करें तो 2 की गुना 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितनी बार कटेगा 4 बार, तो आंसर कितना आया 4, जो कि क्या है एक पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर मैं इस 7 को 7 से डिवाइड करूं 2 से, तो 7 बटे 2, अब क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होने का, अगर कोशिश भी करो डिवाइड करने की तो फिर आंसर कायम आएगा, पॉइंट में आएगा, और कैसे डिवाइड करके देख लो, चाहे आप 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 तिया 6, तो बचा कितना एक, रिमाइंडर बचा, तो यानी कि डिवाइड पूरी तरह से हो ही नहीं रहा, अगर करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, तो जब जी भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, तो कट गया, तो कितना आया आंसर 3.5, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि तो पॉइंट में आ गई, तो पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब जो भाग होता है तो भाग संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करता, क्योंकि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग करें तो जो उनका भागफल होता है वो कभी तो पूर्ण संख्या आ जाता है, कभी पूर्ण संख्या नहीं आता, जबकि आना चाहिए हमेशा पूर्ण संख्या, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संवर्ग गुण का पालन नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या होगा नहीं करता जी। हम बात करते हैं दूसरी, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग, अगर हम शून्य से पूर्ण संख्याओं में क्या करें भाग करें, तो देखो भाई अगर हम 8 जैसे 8 को 8 से अगर हम भाग करें किससे 0 से भाग करें तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, तो अपरिभाषित 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 यानी कि इनफाइनाइट कह सकते हो, तो इसका मतलब शून्य से पूर्ण संख्या में भाग, तो जब हम शून्य से पूर्ण संख्या में भाग करते तो हमारा आना भी क्या चाहिए था पूर्ण संख्या अंचित, जो कि अपरिभाषित हुआ तो ये भी नहीं होता। अब बात करते हैं हम किसी पूर्ण संख्याओं में एक से भाग करना, अगर हम पूर्ण संख्या में एक से भाग करें, जैसे 8 को भाग करें एक से तो आंसर कितना आएगा 8, अगर मैं 7 को भाग करूंगा एक से तब भी कितना आएगा 7, अगर मैं 10 को भाग करूंगा एक से तब भी कितना आएगा 10 ही आएगा, तो यानी कि हम एक से भाग कर रहे किसी पूर्ण संख्या को तो वही पूर्ण संख्या आती है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में एक से भाग करने पर तो एक जो होता है वो क्या होता है तत्समक होता है। तत्समक तत्समक अवयव, शून्य में किसी शून्येतर, अब ये अच्छा पॉइंट है, इसको समझना, ये आपके क्वेश्चंस में भी आएगा पेपर में भी आएगा, इसको समझना अच्छे से।
वो कह रहा शून्य में किसी शून्येतर, शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए उसमें। तो शून्य नहीं होना चाहिए तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 4 10 20 200 300, बस जीरो ना हो। तो शून्य में किसी शून्येतर यानी शून्य के अलावा पूर्ण संख्या से भाग करना। अगर हम पूर्ण संख्या से भाग करें, जैसे जैसे अगर हम 10 में भाग करें 2 से, 10 में भाग करें 2 से, तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करें, यानी कि एक मिनट, एक गलत हो गया, यानी कि हमें शून्य पूर्ण संख्या से भाग करना है, वो भी किसको करना है, जीरो को। शून्य में यानी कि शून्य में जीरो को भाग करना है किसी शून्येतर, शून्येतर का मतलब है जिसमें जीरो ना हो। जीरो ना का मतलब ऐसे नहीं कि नो जैसे 10 है, 10 में तो जीरो आ रही, ये नहीं, मतलब जो काउंटिंग करेंगे ना, नो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी अंक हो, कुछ भी संख्या हो, जैसे मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आता है, जीरो। अगर मैं जीरो को भाग करूंगा 10 से, तब भी कितना आएगा, जीरो। तो हमेशा जीरो ही आता है। तो ये ध्यान रखना, शून्य में किसी शून्येतर या शून्य के अलावा पूर्ण संख्या से भाग करने पर तो रिजल्ट कितना आता है, शून्य आता है। याद रखना, ये याद रखने योग्य बातें हैं। क्या आता है, शून्य आता है। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में, अगर हम किसी शून्येतर पूर्ण संख्या यानी कि शून्य के अलावा, जैसे 3 को या 10 को या 11 को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग दे, उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग दे। जैसे मैं 3 को 3 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1। अगर मैं 10 को 10 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1। अगर मैं 11 को 11 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो यानी कि शून्येतर पूर्ण संख्या, शून्येतर पूर्ण संख्या मतलब जीरो को छोड़कर, उसी शून्यता यानी कि जो हमने नंबर लिया जीरो को छोड़ के, मान लो 3 लिया तो 3 से ही भाग करें तो क्या आएगा, 1। या हमने 10 लिया तो 10 से ही भाग करें तो कितना आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देने पर तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बातें। तो ध्यान क्या रखोगे, ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्वेश्चंस में आएगी, बहुविकल्प में, मल्टीपल चॉइस में आएगी। वो तुमसे पूछेगा कि शून्य में किसी शून्यता, शून्य समझ जाना, शून्य मतलब जीरो। अगर जीरो में शून्यता यानी कि जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या से भाग करे, किसी भी नंबर से भाग करे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब वो कह रहा किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में, तो जीरो को छोड़ के कोई से भी नंबर ले लो और उसमें उसी नंबर से भाग करे तो आंसर कितना आएगा, 1 आता है। आज जो हमने चैप्टर पढ़ा वो हमने चैप्टर पढ़ा 4th चैप्टर, और जो चैप्टर का नाम था वो था पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रगुण, यानी कि जोड़ का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने के क्या रूल्स होते हैं वो हमने आपको समझाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कराएंगे इसकी। ठीक है, तब तक नमस्कार।